तो दोस्तों, मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी के लिए हाजिर हूं। एटॉमिक साइज का हम लोगों का थियोरेटिकल पोर्शन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये सब का कंप्लीट हो चुका था और इंक्लूडिंग विथ एप्लीकेशंस जो ब्लॉक में थे वो सारे हमने क्लियर करे हैं। और हमने एक स्पेशल सेशन रखा है लेक्चर 4B। किस चीज के लिए हमने आपको बताया था? प्रैक्टिस सेशन कि कंप्लीट जो पीछे हम लोगों ने जो कुछ भी किया है, जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के, और फिर मैं आपको उसके बाद ये बताऊंगा कि आपको किस चीज से सॉल्व करनी है चीजों को। चाहे मैं भी अपने तरफ से आपके एप्लीकेशन में चीजों को डालूंगा और आपको मैंने जो बुक सजेस्ट किया हुआ है वो भी आपको सॉल्व करनी है, तो कुल मिला के हमारी प्रैक्टिसिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो पिछले लेक्चर को जब आगे बढ़ाएं अपन, तो उसमें आप याद करो कि एक एफ ब्लॉक का हमने मामला लैंथेनाइड्स का थोड़ा सा मामला छोड़ रखा है, तो थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। किसको? लैंथेनाइड्स को। आ जाइए। लैंथेनाइड्स एंड एटॉमिक रेडिया। अच्छे से देखिए, लैंथेनाइड्स 3B ग्रुप का एलिमेंट है बेटा। स्कैंड्रियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम, ये आपका 3B ग्रुप था। और बगल में इधर बीच में 4B है। टिटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम एंड रदरफोर्डियम। आपको हमने अच्छे से पढ़ा है। एटॉमिक नंबर 21, 22 सीक्वेंस में होना भी चाहिए। 39 के बाद 40 आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पर सजा हुआ है, फिर यहां से भी बढ़ जाएगा। बट यहां पे हम लोगों ने पढ़ा है 72 और बीच में कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है। और यहां 89 एंड 104 यहां भी बीच में कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है। तो यही जो मिसिंग है अपना, इसी को हम लोगों ने नीचे लगा के रखा है, जिसको अपन लैंथेनाइड्स बोलते हैं। नहीं, एटॉमिक नंबर 58 टू 71, और नीचे वाला जो है वो एक्टिनाइड्स बोलते हो, एटॉमिक नंबर 90 टू 103। तो चलो, आपको ये पता है। तो अब इसी लैंथेनाइड्स की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से आ जाओ अच्छे से। आपको याद होगा कि लैंथेनाइड्स में को जब मैं लिखूं तो लैंथेनम, ये लैंथेनाइड का तो हिस्सा नहीं है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट हमने पढ़ाया है। सीई, पीआर, एनडी, पीएम, एसएम, ईयू, जीडी, टीबी, डीवाई, एचओ, ईआर, टीएम, वाईबी, एलई। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज में कॉन्फ़िगरेशन भी मैटर करता है, हमने आपको बताया है। तो इनके कॉन्फ़िगरेशन पर जब जाते हो, अच्छे से देखोगे तो ये मेटालिक बॉन्ड जब ये मेटल्स बनाते हैं तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे मेटालिक बॉन्ड में? 3। हमने बोला जब ये मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे ये मेटालिक बॉन्ड में? 3। कौन 3? 2 6s का और एक 5d का। याद करो, ध्यान से अच्छे से देखो। जब ये ऑल लैंथेनाइड्स ब्रैकेट में लिख सकते हो मेटल सॉलिड क्रिस्टल कंट्रीब्यूटेड, अच्छे से देखोगे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। कंट्रीब्यूटेड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक बॉन्डिंग। कौन 3? 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 6s एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ 5d1। ध्यान से, आप जो लैंथेनाइड्स का सॉलिड मेटालिक क्रिस्टल, मेटल है ये सॉलिड फेज में, आप जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे क्या आपको याद होगा? जेनॉन 6s2, 4f1 to 14 एंड 5d1 सब में रहता था। याद करो, सब में होता था। बट
किसमें 5d1 नहीं रहता था, एक्सेप्ट, याद करो याद करो, एक यूरोपियम में और एक इट्रिबियम में, क्योंकि यहां पे हो जाता था 6s2 4f7 5d0, याद करो, और यहां हो जाता था 6s2 4f14 5d0। तो इस दो में डी में बेटा आपका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता था, नहीं, अच्छे से आपको ध्यान होगा। तो सारे लैंथेनाइड्स में बाकी में डी होता था, तो ये दो और ये एक, ये तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्ड में चला गया। लेकिन EU और YB में तीन कैसे जाएगा, दो ही जाएगा। क्यों दो ही जाएगा दोस्त? क्योंकि इन दोनों के पास डी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो आप लिखोगे बट EU एंड YB कंट्रीब्यूटेड, ध्यान से, कंट्रीब्यूटेड ओनली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। EU और YB ने सिर्फ कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिए? 2। कहां पे? इन मेटालिक बॉन्डिंग में। नतीजा यह है बॉन्डिंग। सो एबनॉर्मली दे आर लार्ज, एबनॉर्मली दे आर लार्ज, वेरी लार्ज। सर थोड़ा और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए तो मजा आ जाए, मैं कर दूंगा, आप भरोसा रखिए। छोड़ा कब है मैंने आप लोगों का, जो आधे अधूरे पे कब लटकाया है, जो नहीं समझाया है, तो डेफिनेटली इसको और अच्छे से मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, आ जाओ। मैंने बोला कि यदि आप लैंथेनाइड्स के साइज में जाएं तो उससे पहले कॉन्फ़िगरेशन सोच लें। कॉन्फ़िगरेशन जब सोचेंगे तो लैंथेनाइड मेटल्स हैं, इसमें कोई नॉन मेटल नहीं है। तो मेटल का जब इनका सॉलिड मेटालिक क्रिस्टल होगा तो उसमें सबका कॉन्फ़िगरेशन, गैस फेज में यहां पे D0 होता है सब में, सॉलिड फेज में जब आते हैं तो D1 होता है सारे में, 2 को छोड़ के EU YB। तो जो ये मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे, उस मेटालिक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 6s का जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन 5d का जाएगा। मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे लैंथेनाइड्स अपने मेटालिक बॉन्डिंग में डालेंगे। क्या बोला मैंने? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सारे मेटल्स अपने मेटालिक बॉन्ड में डालेंगे। लेकिन EU और YB के पास डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, D0 है, इसीलिए वो चाह के भी 3 नहीं दे सकते, तो उनको 2 ही देना। अब इस 2 देने की वजह से वो एबनॉर्मली लार्ज है। अब ये जरूर एक सवाल है, सर 2 वैलेंस अगर वो दिया 3 नहीं दे पाया तो बड़ा क्यों हो गया? ये जरूर सवाल है, तो इसको तो अपन एक्सप्लेन करेंगे ही। 3 नहीं दिया, अगर 2 ही दिया तो फिर एबनॉर्मली लार्ज क्यों, वो करेंगे। बट अभी चलो देख लो, मान लो कि उसने 2 दिया। अब इस साइज का ट्रेंड क्या होगा? अब इसमें साइज का ट्रेंड क्या होगा? आ जाओ अच्छे से देखो, ठीक से। ठीक से 4f0 5d1, 4f1 5d1, 4f2 5d1, 4f3 5d1, 4f4 5d1। ठीक से देखो, 4f5 5d1। यही हाफ फिल्ड करने के लिए 4f6 5d1 ना होके क्या हो गया था, हमने पढ़ाया था 4f7 5d0, फिर यहां 4f7 5d1, 4f8 5d1, 4f9 5d1, 4f10 5d1, 4f11 5d1, 4f12 5d1, 4f13 5d1 ना होके क्या हो गया था, यहां 4f14 5d0 और यहां लास्ट में 4f14 5d1। तो सारे में D1 है, कहां कहां नहीं है? एक इट्रिबियम में और एक यूरोपियम में। अब साइज सेल पर तो डिपेंड करेगा नहीं बेटा, साइज सेल पर तो डिपेंड करेगा नहीं, क्योंकि सब में ऑर्बिट नंबर सेम है। तो किस पर डिपेंड करेगा? पुअरिंग ऑफ शील्डिंग पे। जेड इफेक्टिव भी आप निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में डी ब्लॉक का तो पढ़ना ही नहीं है, जेड इफेक्टिव तो आप एफ ब्लॉक का कहां से निकालेंगे? तो किस पर आपका साइज डिपेंड करेगा?
शिल्डिंग पे एफ इलेक्ट्रॉन्स लगातार बढ़ रहा है, तो शिल्डिंग क्या होते जाएगा, बेटर या पुअर? सोच ले। नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज मोनोटोनिकली नहीं, मतलब एक एक करके नहीं, क्योंकि कभी ऐसा भी हुआ है कि 4f 5 के बाद 6 नहीं हुआ, 7 रहे, फिर अगले में भी 7, तो मोनोटोनिकली नहीं लिख सकते हो, मतलब एक एक करके 1 बाय 1 नहीं बढ़ रहा, कभी अचानक भी ज्यादा हो गया, तो नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, शिल्डिंग का स्ट्रेंथेनिंग या पुअरिंग? तो सर पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंट, ऑर्बिटल ज्यादा सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंक्रीजेज, और जितना बढ़ेगा इससे एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। ध्यान से कहने का मतलब दोस्त क्या हुआ, राइट जाने पर एटॉमिक साइज धीरे धीरे आपका डिक्रीज करेगा। वहीं से शुरू कर लो, लैंथेनम से लोगे तब भी, क्योंकि उसके पास F0 है, तो धीरे धीरे साइज डिक्रीज कर गया, ये तो पता चल गया। अब पॉइंट है, हमने आपको बता दिया कि EU और YB बड़ा होगा, क्यों, अब ये समझा देंगे आपको। फिलहाल ऐसे देख लीजिए, सारे ने 3 वैलेंस दिया, बट EU YB ने चूंकि 2 ही दिया, इसलिए वो एबनॉर्मली लार्ज है। क्यों एबनॉर्मली लार्ज, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक से देखो, तो क्या बोला मैंने, कौन कौन एबनॉर्मली बड़ा है, EU और YB। तो इधर छोटा इधर बड़ा, EU YB बड़ा है, ये लो YB, ये देखो YB को मैंने बड़ा कर दिया, देखो कितना बड़ा है, वेरी लार्ज, सबसे बड़ा। EU तो और लेफ्ट है जी, तो ये इसका तो हिसाब क्या होगा, ये उससे भी बड़ा निकल जाएगा। तो EU YB बाकी में सबसे बड़े, लैंथेनम से भी बड़े, जबकि लैंथेनम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये कोई एफ ब्लॉक नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट EU YB लैंथेनम से भी बड़ा। अब मेरे को यह एक्सप्लेन करना है कि आखिर कौन ऐसी घटना हुई होगी कि ये जो आपने 2 ही वैलेंस दिया EU YB ने, तो उसके वजह से ये एबनॉर्मली लार्ज क्यों है, आखिर क्या हुआ होगा ऐसा, तो एक मेरे को वो एक्सप्लेन करना है। दूसरी बात मैं बोल दूं, लैंथेनाइड्स में, आराम से सुनो, F इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण, आराम से, लैंथेनाइड्स में F इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण शिल्डिंग का लगातार पुअर होने से, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन होने से, जो साइज में कॉन्ट्रैक्शन या साइज छोटा हुआ है, इसको लोग बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, देयरफॉर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। किसको बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लोग, लैंथेनाइड एलिमेंट्स में F इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके 12th में सिलेबस में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, डिफाइन, ठीक है, विथ एग्जांपल ऐसे करके आएगा। तो आप कैसे बोलते हैं लोग इसको, लोग बोलते हैं कि लैंथेनाइड एलिमेंट्स में जब आप शुरू से राइट साइड तक जाएंगे तो F इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण शिल्डिंग पुअर होती है, और पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग के कारण ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का अमाउंट बढ़ता है, और धीरे 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 साइज छोटा होते चले जाता है। इसी चीज को बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। भाई साहब ये 100 में 99 लोग बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। तो अब मैं आपको 2 चीज अगले पेज में बताने जा रहा हूं। पहला, आखिर लोगों ने ये बोला क्यों बोल दिया जब गलत है, और सही क्या है, और सेकंड चीज ये बताने जा रहा हूं, आखिर ये दोनों 2 वैलेंस देने की वजह से एबनॉर्मली लार्ज क्यों है। बट कॉन्सेप्चुअल थिंग इज दैट व्हाई दीज 2 एलिमेंट्स कंट्रीब्यूटेड ओनली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक बॉन्डिंग, व्हाइल रेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीब्यूटेड 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मेटालिक बॉन्डिंग। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहां से, 2 फ्रॉम 6s ऑर्बिटल एंड 1 फ्रॉम 5d ऑर्बिटल। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरे को बताइए, आप जिस भी सोर्स से मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे को बताइए, पहले क्लियर कीजिए कि हाँ आपका ये सब कुछ क्लियर हुआ अच्छे से या नहीं। 2 चीजों को छोड़ के जो मैंने को अगले पेज में बताना है, प्लीज आप बताएं, और पेज का स्क्रीनशॉट लें, कवर करें, कैप्चर करें जल्दी। तो
इस पेज में अब हम लोग पहले वो दो जो हम लोगों का डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे भी बढ़ेंगे। और आप वीडियोस को जब कभी भी देखते हैं तो वीडियोस हमारे शूट होते हैं, मतलब रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो अक्सर मोस्ट ऑफ ऑल वीडियोस लाइव मोड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। लाइव मोड मतलब उस समय हमारे स्टूडेंट्स हमको देख रहे होते हैं। एक क्लासरूम वाली फीलिंग क्रिएट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। और लोगों की जैसे मैं बात करूं, यूजुअली होता क्या है कि कोई भी चैप्टर का वीडियो जो बनता है वो एक बंद कमरे में लोग कैमरे से रिकॉर्ड कर लेते हैं, मोबाइल फोन या कैमरे से रिकॉर्ड किया और उसको अपने एप्लीकेशन वगैरह पर जहां भी है वो डाल दिया गया। बट मैं ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि यदि कोई हम लोग एक्टर तो है नहीं, तो टीचर का जो एक्सप्रेशन होता है ना वो बच्चों को देख के आता है। टीचर कोई एक्टर तो होते नहीं है, सबसे सिंपल प्राणी जो बोले हम ही लोग होते हैं। हम लोगों के साथ तो कोई मतलब क्या है कि कुछ बोल भी दे तो मुंह से नहीं निकलती है। कभी गाड़ी वाड़ी ठुक गई तो कभी ऐसा होता है, बराबर आपके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है कि कभी गाड़ी लग जाए कहीं, किसी से कहीं टक्कर हो जाए, कहीं सट जाए हल्का फल्का भी, तो हम तो कुछ नहीं बोल पाते हैं। भाई साहब सामने वाले उतरते हैं, मतलब जो एकदम ताव दिखा देते हैं कि अरे नरेंद्र मोदी और वो दोनों, मतलब क्या बोले, ऊपर नीचे 19-20 का मामला है और हम लोग सुनते रहते हैं। बाकी माँ बहन वाला तो जितना है ये सब तो कॉमन है, ये तो कहीं भी पूरी इंडिया में चलता है। नॉर्थ ईस्ट वगैरह को सिर्फ छोड़ दे तो बाकी हर जगह चलता है। तो हम लोग इतने सिंपल होते हैं कि हम लोग वहां भी नहीं कुछ कह सकते हैं। तो भाई एक्टिंग कहां से आएगी? अगर कैमरा लगा दे तो एक्टिंग कहां से आएगी? तो मेरे साथ ये पर्टिकुलर होता है, बाकी लोगों का नहीं पता। मेरे साथ होता है कि मैं कभी अगर कोशिश करूं कि कोई चैप्टर को रिकॉर्ड कर लूं, ठीक है, रिकॉर्ड करके और उसको मैं एप्लीकेशन पे डालूं, ऐप पे डालूं, यूट्यूब पे डालूं, कहीं भी डालूं, तो मैंने कोशिश किया है, सब कुछ होता है। जब बाद में खुद के वीडियो को देखता हूं लगा कोई मरा हुआ आदमी काम कर रहा है यार। मतलब चेहरे पे कभी स्माइल नहीं आती है, कभी कोई एक्सप्रेशन नहीं आता है, चीजों को रिपीट नहीं। मेरी बात को सुनिएगा, जैसे मैं क्या होता ना कि कोई लाइव रिकॉर्ड करता हूं, आप सामने में अगर हैं और मैं लाइव क्लास कोई ले रहा हूं, लाइव मतलब ऑनलाइन लाइव ले रहा हूं, तो होता क्या है कि मेरे ऊपर दिमाग में होता है अरे मेरे 100 बच्चे देख रहे हैं, 50 बच्चे देख रहे हैं, 60 बच्चे देख रहे हैं, 150 बच्चे देख रहे हैं, बच्चे कुछ देख रहे हैं। तो बच्चे देख रहे हैं तो वो कैसा फील कर रहे हैं फोन पर, वो मेरे हर चीज को देख रहे हैं। हो सकता, मतलब दिमाग में ये चीज आती है कि हो सकता है कि वो ये देख रहे हो और उसका ये लाइन क्लमजी वो फील कर रहा हो, उसको लगाओ कि ये सुलझा नहीं है, क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए रिपीट कर देता हूं। जबकि जब सिर्फ कैमरा होता है सामने, आप लाइव में नहीं है, तो उस समय कोई प्रेशर नहीं होता है। तो प्रेशर नहीं होता तो किसी चीज को रिपीट नहीं कर सकते। मतलब जो 45-50 मिनट का अगर कोई लेक्चर है तो सिर्फ रिकॉर्डिंग पे जाए तो वो 20 मिनट में क्लियर हो सकता है, क्योंकि उसमें चीजों को रिपीट नहीं करना। तो लाइव में देखिए क्या हो जाता है ना, जब भी लाइव रिकॉर्ड करते हैं तो एक तो मेरे अंदर एनर्जी आती है, लिटरली प्रॉपर तैयार होकर के आते हैं कि अरे बच्चा देख रहा होगा, तो प्रॉपर जो एक रेडी होके जो जेन्युइन गेस्चर होता है टीचर का, उस गेस्चर में आते हैं रेडी होकर के। ये नहीं कि बंद कैमरे में स्टूडियो में तो हाफ पैंट डालो, ऊपर शर्ट डालो, चलो चल दो जी, नहीं। जब भी जैसे होता है प्रॉपर क्लास जाने के टाइम में फ्रेश होना, सब कुछ करना, उस तरीके से एकदम रेडी होकर प्रॉपरली जाते हैं। पता नहीं एक अजीब सी अंदर फीलिंग आती है। तो जब भी हम लाइव रिकॉर्ड करते हैं तो अगर आप भी साथ में रहेंगे तो वो मेरी एनर्जी का भी सोर्स होगा और आपके ऊपर भी प्रेशर होगा। क्या प्रेशर? एक तो क्वेश्चंस तुरंत तुरंत क्लियर होंगे, क्योंकि देखो किसी चीज को 2 बार 3 बार अगर मैं बोलूंगा, आपके प्रेशर के चक्कर में, क्या आप सामने हैं, 2 बार 3 बार बोलने के चक्कर में क्या होगा, आपके दिमाग पर भी जोर पड़ेगा। अरे नॉक कर रहा, बार बार खटखटाया जा रहा है मेरे दिमाग को, तो कुछ क्वेश्चन निकालो, तो निकलता है। तो आप डाउट्स पूछ लेते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब पे रहते हैं तो आप चैट के थ्रू, किसी भी तरीके से। तो मेरे को लगता है कि हाँ लेवल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, और आपके ऊपर भी एक प्रेशर होता है, समझ लो जल्दी जल्दी, नहीं तो वीडियो निकल जाएगा, ठीक है। और फिर वो मामला बहुत अलग होता है, ठीक है। क्लासरूम का स्कोर अगर 10 है तो लाइव क्लासेस लेने का स्कोर 5 तो कम से कम है, बट स्टूडियो में रिकॉर्ड करने का स्कोर तो भाई साहब का नेगेटिव है, माइनस में है। कोई फीलिंग ही नहीं आती, मड़े मड़े फील करते हैं। तो आप भी जब अकेले रिकॉर्डिंग वाला फेज देखेंगे ना, तो आप भी, आपके लिए भी वो चीजें लागू, आप भी मड़े मड़े फील करेंगे, देख रहे हैं
किक नहीं मिल रही है, मजा नहीं आ रहा है? मन नहीं लगा, मजा नहीं आया, पॉज किए, बगल वाले विंडो पर गए, बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, चलो ले लग गए अब उसमें, है माहिष्मती पूरा हथियार है। नहीं, तो ये चीजें होती हैं, एकदम होती है, आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल बढ़ जाता है, और अभी प्रेशर होता है, सर है सामने, ठीक है 100% नहीं होगा, क्लासरूम वाला इतना नहीं होगा, 10% तो होता है, मानो ना मानो 10% प्रेशर तो होता है कि लाइव में है। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार कि हम खुद कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को मेरी लाइव क्लासेस मिले, जबकि कितना आसान है, एक बार रिकॉर्ड कर लूं तो झंझट खत्म हमेशा का। किसी टॉपिक को अगर लास्ट ईयर भी रिकॉर्ड किया तो झंझट खत्म, फिर क्यों रिकॉर्ड करना, लाइव में हर बार जितने बैचेज आएंगे सब में पढ़ाओ, कितनी मेहनत है, बट हमारा काम ही वही है। आप साड़ी खरीदने कभी जाते हैं मम्मी को लेकर के किसी दुकान में, तो आप देखते हैं साड़ी बेचने वाला कभी इरिटेट नहीं होता, जबकि आपको मम्मी बोल देती है इसको फोल्ड करो, तो नानी दादी सब याद आ जाता है, लगता है कब यहां से निकले, और कभी साड़ी फोल्ड नहीं कर पाते हैं आप। मेरे से तो नहीं होता था कभी, मां अगर बोल दी तो अब साड़ी वाले बेचने वाले की दुकान पे जाइए, हाँ दीदी ये भी लीजिए ना, हाँ आंटी ये भी लीजिए, ये भी देखिए ना, ये भी देखिए ना, अरे आप टेंशन मत लीजिए ना, हम लोग बोलते भी हैं अरे कितना आप समेटिएगा, नहीं नहीं आप टेंशन मत लीजिए दीदी, आप देखिए, आप देखते जाइए, आप देखते जाइए। ऐसा होता है, कस्टमर को इस तरीके से ट्रीट करना पड़ता, तुम मेरे बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, दोस्त भी हो, और कस्टमर भी हो, मेरे पेट भरने का रोजगार भी तुम ही हो, ठीक है, तुमको बना करके हम अपना सोसाइटी के बेटरमेंट में हम अपना 1% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उससे मेरा भी बेटरमेंट हो रहा है क्योंकि हम भी उसी सोसाइटी में, ठीक है, तो ये बेनिफिट्स मैक्सिमम मिले आपको और हमको, उसके लिए दूसरे लोगों का नहीं पता, बट मेरे वाले क्लास में आप जब भी ये लाइव रिकॉर्ड शूट किया जाता है उस समय में प्लीज आप क्लास करें। आप ये बहाने, ये बतौलेबाजी, ये सब बतौलेबाजी होते हैं, सर नेटवर्क नहीं है, पुअर है, ये भाई साहब मेरा भी नेटवर्क क्या है, जैसा जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं वही नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, या वही नेटवर्क आपके बाकी दोस्त लोग यूज करते हैं जो लाइव देख लेते हैं। तो ये सब बतौलेबाजी होती है, सफलता के लिए खोखले बहाने काम नहीं आते हैं, बिल्कुल काम नहीं आते हैं। अब्दुल कलाम कभी अगर सोचे रहते ये चीज, यार हम गरीब घर में पैदा लिए हैं तो हम कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तो आज देश को मिसाइल मैन मिला होता क्या। तो सफलता के लिए काम करना होता है, यू नीड टू वर्क हार्ड, प्रॉपरली और स्मार्टली। सफलता के लिए खोखले बहाने नहीं चलते हैं, कोई भी चीज आपके काम करने के जज्बे से ऊपर नहीं हो सकता है, कोई भी चीज, न पैसा, क्योंकि अब्दुल कलाम के पास कोई पैसा नहीं था, और ऐसे लाखों एग्जाम्पल है, कलाम साहब अकेले एग्जाम्पल नहीं है, वो ऐसे एग्जाम्पल है जिसको पूरी दुनिया आज जानती है, बहुतों ऐसे एग्जाम्पल है। फिजिकल डिसेबिलिटी की भी मैं बात करूं, इसके लिए भी ये भी एक बहाना है। इवन फिजिकल डिसेबिलिटी जो सबसे बड़ी चीज है जो आपको काम करने से रोकेगा, वो भी बहाना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल हैं, डिस्क्वालिफाइड हैं, बावजूद इसके उन्होंने बहुत कुछ किया है दुनिया में। आप सुधा चंद्रन को जानते होंगे, वो बहुत सारे सीरियल्स में वो एक्टिंग करती हैं, कभी मदर का कभी विलेन का, बहुत विलेनियस एक्टिंग, और वो क्लास 1 की क्लासिकल डांसर हैं, और उनके दोनों पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं, आर्टिफिशियल लेग्स, सी हैविंग आर्टिफिशियल लेग्स, स्टिल सी इज अ क्लासिकल डांसर। मतलब किस दर्जे का आपको बता नहीं सकते हैं, आप गूगल पे पढ़िए तो सोचिए फिजिकल डिसेबिलिटी क्या मैटर करता है, कोई मैटर नहीं करता, आपके जज्बे के सामने सब कुछ फेल है, कुछ भी नहीं। यार 65 साल के आदमी को हौसला आया, जिद सवार हो गई, उसने चिकन का ऐसा सिस्टम स्टार्ट किया कि KFC बन गया, 65 साल के उस बूढ़े व्यक्ति ने शुरू किया वो। अब बताइए, धीरू भाई अंबानी की कहानी शायद आपको पता होगी, तो किसी की कहानी ठीक है, वो कहानी आप भी रिपीट कर दें जरूरी नहीं है, बट आप एक नई कहानी तो जरूर लिख सकते हैं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप धीरू भाई अंबानी वाली कहानी लिख देंगे, ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप अब्दुल कलाम वाली कहानी लिख देंगे, लेकिन आप नई कहानी तो लिख सकते हैं। आप अपनी कहानी, आपका जो भी नाम है सचिन, आपका जो भी नाम है पिंटू, बिट्टू, आरती, जो कुछ नाम है XYZ, दिनेश, सुरेश, गणेश, महेश, दिलीप, संदीप, प्रदीप, सुदीप, जो भी नाम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आप उसकी कहानी तो लिख सकते हैं।
तो आपको यह समझना है, कोई भी इंसान अपने आप में एक लीडर है, वो लीड करे, वो आगे बढ़े ये सोच करके कि हमको ये नहीं देखना है कि हमारी चारों तरफ चीजें क्या हो रही है, हमको आगे बढ़ना है। हम कुछ ऐसा करें कि हमारे पीछे दुनिया चल पड़े, फॉलो करे लोग हमको, हम हजारों लोगों को रोजगार दे। आपके अंदर ये होनी चाहिए। बट लोग यहां पर क्या मर किस चीज के लिए? एक सीट किसी तरीके से मिल जाए इंजीनियरिंग में, एक सीट मिल जाए किसी तरीके से मेडिकल में, नौकरी हो जाए किसी, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए मैं बार बार आपसे एक बात बोलता हूं, जो रोटी की सोचता है वो चोटी की नहीं सोचता है। मतलब जो दिन काटने का सोचता है कि किसी तरीके से काम मिल जाए, वो कोई बड़ा बहुत बड़ा काम कभी नहीं कर सकता है। बड़ा काम कौन कर पाएगा? जो ये सब नहीं सोचेगा कि सर्वाइवल कैसे होगा, उसको बड़ा सोचना है, वही बड़ा काम कर पाएगा। और ये सारी सफलताओं की कहानी, क्या मिलता है आपकी जिंदगी में, आपके हिस्से में क्या मिलता है, ये एक दिन में दोस्त ये कहानी नहीं लिखी जाती है। ये कहानी एक एक पल आपने किस तरीके से जिया है, किस तरीके से काम किया है, उससे यह कहानी गढ़ी जाती है। एक दिन में कोई सफलता नहीं मिलती, एक दिन में चीजें नहीं बनती। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इतना खूबसूरत शहर, सदियों लग जाते हैं। तो हम लोगों के कई साल लग जाते हैं, तब जाकर के कोई नई कहानी बनती है। और आप यहां पर पूरा का पूरा क्लास मिस कर देते हैं। क्या रिकॉर्डेड है, देख लेंगे। तो जब आपने एक लापरवाही की कि रिकॉर्डेड है, देख लेंगे, लाइव को छोड़ दो, तो आप यकीन मानिए जब आप एक लापरवाही कर सकते हैं तो आप सारी लापरवाहियां कर सकते हैं। यही पॉइंट। यदि आप एक झूठ बोल सकते हैं तो 100 झूठ भी बोल सकते हैं। यदि आप एक बार लापरवाही कर सकते हैं तो आप 100 लापरवाही भी कर सकते हैं। तो आपका एक आपके उम्र का या आपके स्टेज का एक प्राइम फोकस हो। आप बीमार हैं, लंबे समय से बीमार है, 6 महीने से हम बीमार हैं, तो मेरा एक प्राइम फोकस होना चाहिए कि मेरी पूरी जिद होनी चाहिए इस बात पर कि हम कैसे इंटरनल स्ट्रेंथ गेन करें, कैसे फिजिकल स्ट्रेंथ गेन करें, कैसे हम दोबारा सही हो जाए। पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस होना चाहिए, नहीं मेरा ये बहुत गोल्डन फेज, हम पूरी की पूरी पढ़ाई में जी जान अपना झोंक दें। और लापरवाही अगर लाइएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। एक दिन में कोई बर्बाद नहीं होता बेटा, धीरे धीरे धीरे, आज एक लापरवाही, कल एक लापरवाही। आप पहली दिन जब क्लास छोड़े होंगे मतलब लाइव शुरू में कर रहे थे, फिर अरे आज छोड़ देते, आज रिकॉर्डेड देख लेंगे। तो जब एक दिन आप किए ना, यकीन मानिए उसी एक दिन से फिर दूसरे दिन हिम्मत आ गई, फिर तीसरे दिन हिम्मत आ, और फिर धीरे धीरे आप छोड़ दी। नहीं तो ऐसा नहीं कीजिए। मेरे एनर्जी का भी सोर्स है ये चीज होना कि शूटिंग के वक्त हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं, और आपके एनर्जी का भी यही सोर्स होगा कि अभी लाइव है तो प्रेशर है हमारे ऊपर कि इस 1.5 घंटे में लेक्चर को निपटा लो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आइए अब मैं वहां डील करता हूं। ध्यान से देखिए, एक्चुअली बाकी जो आपका लैंथेनाइड था जिसने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिया, ये देखिए हमने क्या बोला, ये लैंथेनाइड्स के पास क्या था, 6s2 4fx और 5d1 जनरल, ये 2 और ये 1 दिया। तो इन लोगों के पास ये न्यूक्लियस यहां दिखा दिया, इन लोगों के पास भी पॉजिटिव चार्ज आया, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अच्छे से देखोगे, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। डेल्टा प्लस मेटेलिक लैटिस पे, और वर्सेज अगर मैं बोलूं वैसा वाला जिसने 2 ही दिया, 6s2 4fx और 5d0, सिर्फ ये दिया। आप समझ पा रहे हैं 5d में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इसके एग्जांपल में सिर्फ 2 है, EU एंड YB, और इसके एग्जांपल में रेस्ट मतलब लैंथेनाइड्स है। लैंथेनाइड्स एक्सेप्ट, यहां ऐसे लिख देता हूं मैं, लैंथेनाइड्स एक्सेप्ट EU एंड YB। ठीक से देखो, पॉइंट क्या है कि इसने 2 ही लूज किया है, तो इसके चारों ओर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम रही, जबकि यहां पर चारों ओर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा रहेगी। आपको समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इसने ज्यादा दे दिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होएगा नहीं, और इस पर रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम होगा। जब पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन को खींचने में यह कम फोर्स लगाएगा,
और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट जब ज्यादा होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो जो आपका ये डिस्टेंस होगा, रेडियस, यही डिस्टेंस बाय 2 आप करते हैं, आप समझ रहे हैं, फोर्स ज्यादा होने की वजह से ये डिस्टेंस कम होगा और फोर्स कम होने की वजह से ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो इसीलिए इसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा। अब आपको समझ में आया कि क्यों आपका रेडियस सबसे बड़ा हो गया, किसका, EU, फिर YB, इसके बाद लैंथेनम डी ब्लॉक वाला, और इसके बाद फिर कहानी आती है CE, PR, ND, PM, SM, ZD, TB, DY, HOR, TM, YB नहीं, YB आगे चला गया, LU। अब आपको चीजें ये क्लियर हो गई होंगी कि क्यों 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन देने से ये सबसे बड़ा हुआ। हमने बड़े अच्छे से इसको क्लियर किया। सेकंड, दूसरी बात मैं करूं, आ जाइए अच्छे से। सेकंड, अगर मैं बोलूं कि, ठीक से देखोगे, अगर मैं बोलूं, अब जो एक पॉइंट और था, एक तो ये वाला, दूसरा पॉइंट क्या था आप याद कीजिए, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसको क्यों नहीं बोलते हैं? इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि साइज का ट्रेंड रेगुलर नहीं है। ट्रेंड ऑफ साइज इज नॉट रेगुलर फॉर लैंथेनाइड्स, इसीलिए आप उसको नहीं बोलते लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हां, ध्यान से देखो, क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक है ना। आपने अगर ये बोला कि F इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से पुअरिंग ऑफ शील्डिंग के कारण कॉन्ट्रैक्शन हुआ और उसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, अच्छे से देखिएगा, तो आप ये भी तो देखें कि इसके पास F14 है, तो इसको तो छोटा होना चाहिए, बट ये बड़ा है ना। जितना F इलेक्ट्रॉन्स तो साइज तो छोटा होना चाहिए, बट ये बड़ा है ना, इसीलिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा? तो किसको बोलना चाहिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? ये सवाल है बचा हुआ, ध्यान से। बट फॉर दियर ट्रैवेलेंट आयंस, क्या बोला हमने? उनके ट्रैवेलेंट आयंस के लिए। ट्रैवेलेंट मतलब 2 6s को निकाल दिया और एक 5d को निकाल दिया। ध्यान से, क्या बोला? लैंथेनाइड का ट्रिपल प्लस ट्रैवेलेंट आयंस बनाया, तो अब क्या हो जाएगा? 6s निकल गया और 5d भी निकल गया, अब बचेगा 4f1 to 14 सिर्फ। अब आप लिख के देखिए, La पर 3+, ठीक से, Ce3+, Pr3+, Eu3+, Gd3+, ध्यान से, Tb3+, और लास्ट होते होते Yb3+, Lu3+। अब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए सबका, तो जेनॉन सब में अब आ जाएगा 6s0, 4f0, 5d0। समझ रहे हो ना? 6s2 और 5d1 गायब, यहां से 6s2 5d1 गायब, तो क्या बचेगा? 4f1 5d0। क्या बचेगा? 4f2 5d0। यहां पर क्या था? 4f7 था, तो 6s से 2, d में है ही नहीं, तो एक 4f से निकालोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां क्या था? जेनॉन 6s2 4f7, यहां 5d में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो जब 5d में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो 2 6s से निकला और एक कहां से निकलेगा? 4f से। तो क्या बचेगा यहां? 4f6 5d0। फिर यहां पर है 4f7 5d1, तो 6s2 5d1 निकल गया, तो बचेगा 4f7 5d0। क्या बचेगा? 4f8 5d0। अब यहां आ जाओ, यहां था 6s2 4f14 और 5d0, तो फिर क्या हो जाएगा? 4f13 5d0, और यहां क्या हो जाएगा? 4f14 5d0। जब ट्राइवेलेंट आयंस आपने बनाया, अब f इलेक्ट्रॉन्स रेगुलर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। अब मोनोटोनिकली वर्ड लगा सकते हो, ठीक है। अब लगातार f इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से पुअरिंग ऑफ शील्डिंग
एंड हेंस कंटिन्यूअस, लगातार कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ ऑर्बिटल्स, लगातार ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन होते चले जाएगा। इसीलिए आयोनिक रेडिया, एटॉमिक नहीं, आयोनिक रेडिया आर प्लस डिक्रीजेज। अब आपको समझ में आया होगा, दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो लोग जानते हैं इस बात को कि एटॉमिक रेडियस में डिफाइन होता है, जी नहीं, ये सही में एक्चुअल अगर आप बात करें तो ये आयोनिक रेडियस में डिफाइन होता है। ये एटम्स के लिए नहीं है, क्योंकि वहां पर साइज का ट्रेंड रेगुलर नहीं है। ये किसके लिए है? आयंस के लिए है, ट्राइवेलेंट आयंस के लिए है। जब दो 6s के और एक 5d के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं तो कंटिन्यूअस पोरिंग ऑफ शिल्डिंग के कारण कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होता है साइज में, और तब जो साइज ये घट रहा है आर प्लस, उसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब अब एकदम रेगुलर है। अब ये यहीं पर है, कौन? EU। अब ये कहीं भी छलांग नहीं लगाएगा और ये कहीं भी छलांग नहीं लगाएगा। तो कितना कॉन्सेप्चुअल था ये चीज, जबकि लोग इसको, हाँ एक बात और मैं बता दूं, लेकिन ये अच्छे लेवल पर बात है। इन जनरल आज भी लोग यही जानते हैं, पढ़ते हैं और पूछते हैं क्या कि लेंथेनाइड न्यूट्रल एटम्स के सीरीज में F इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से शिल्डिंग पुअर होती है और साइज घटती है, इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जब कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपके पास अगर ऑप्शन आयन वाला आ गया, दोनों ऑप्शन रहा कि लेंथेनाइड के न्यूट्रल एटम्स में F इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से साइज के घटने को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, या अमॉन्ग्स द ट्राइवेलेंट कैटायंस ऑफ लेंथेनाइड मेटल्स ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स आयोनिक रेडिया डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली या रेगुलरली, दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये दोनों ऑप्शन है तो आयन वाले को टिक करोगे। अगर मान लो कि आयन वाला ऑप्शन ही नहीं है तो उस केस में ऐसे तो बोलोगे नहीं, क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करेंगे, सही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, उस समय जो अवेलेबल है उसी में से मोस्ट क्लोजली जो सही है उसको सर्च करना पड़ेगा आपको, उसको टिक करना पड़ेगा। तो आप उस केस में क्या बोलेंगे? तब एटॉमिक वाले में। +2 में अगर बोर्ड में लिखते हैं तो बोर्ड में अगर आप इस बात को लिख दें कि यकीन मानिए आप, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को अच्छे से सुन लीजिए, आप अगर लिख दें कि लेंथेनाइड एलिमेंट्स में साइज शिल्डिंग पुअर होने से, तो आपका सही हो जाएगा, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, बट मेरी बात को सुनिएगा, कॉपी चेक करने वाले को अगर आप ये लिख दें कि दिस इज अ कॉमन मिसकॉन्सेप्शन, ये कॉमन मिसकॉन्सेप्शन है दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स अमॉन्ग द न्यूट्रल लेंथेनाइड एटम्स या एलिमेंट्स सीरीज में, ठीक है, साइज डिक्रीजेस ड्यू टू पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, दिस इज अ कॉमन मिसकॉन्सेप्शन दैट दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्चुअली लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज दिस, ions में amongst the trivalent ions due to increasing number of 4f electrons pouring of shielding results the continuous contraction of orbitals called lengthenide contraction। अगर आप ऐसा लिख देंगे तो क्या होगा ना, तब जो पढ़ेगा, पढ़ने वाला उसको अगर पढ़ लिया तो उसको लगेगा, मतलब अगर वो रियलाइज कर गए इस बात को कि बात तो सही है, ये वाला चीज सही है, तो हो सकता है कि वो आपको तब अच्छा नंबर दे, आपसे पहले वाले का नंबर फिर से कॉपी पलट करके 10-20 का काट ले, या मेहनत ना करे तो आगे वाले का तो पक्का काट लेगा। इसीलिए बोलते हैं आप दुनिया पे मत जाइए, दुनिया ने क्या किया है, गैस पेपर मिल के निकाल के सब रट रहे हैं, तो एक कॉमन आंसर छप रहा है। तो जब एक कॉमन चीजें कॉपी में देखने को मिलती है ना, तो मार्क्स का एवरेजिंग हो जाता है। समझ रहे हैं? अब आप अपना लॉजिक लगा के लिखते हैं तो उस समय एवरेजिंग नहीं होती है, उस समय आपका एक इंप्रेशन होता है। इसीलिए कभी भी कॉमन आंसर्स मत लिखा कीजिए, और जो सही चीज है दुनिया क्या बोलती है उससे कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है अब आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा। मेरे को अब बताइए कि क्या आपके दोनों चीजें क्लियर हुई अच्छे से, यहां तक आपका सब कुछ क्लियर है या नहीं? बढ़िया से जो भी आप सोर्स से हमसे जुड़े हैं एक बार रिप्लाई कीजिए और इस पेज को कैप्चर कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। तो आइए हम लोगों का अब एप्लीकेशन में स्टार्ट हो, कुछ प्रैक्टिस में। अब हम लोग कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इसमें।
देखिए आयोनिक रेडियस, क्या मैं बोल रहा हूं प्रैक्टिस में, देखिए ट्रेंड्स ऑफ ionic radii are relatively regular and consistent, more consistent than that of atomic radius। क्या लिखा है सर? हालांकि पढ़ने से साफ हो गया होगा, फिर भी कुछ लोगों के लिए चीजों को और क्लियर कर दो। ट्रेंड्स ऑफ आयनिक रेडियस, जब आप साइज का ट्रेंड लिखते हैं तो दो बातें, एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज, मतलब उन्हीं एलिमेंट्स को आयन बना दे। तो एटॉमिक साइज का ट्रेंड रेगुलर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट आयोनिक साइज का ट्रेंड रेगुलर हो जाएगा। एक बार और बोलता हूं, मान लो कि आपके साइज का ट्रेंड एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक कहीं भी है, एफ ब्लॉक ही लो, अभी अभी पढ़ा है लैंथेनाइड्स। एक्टिनाइड सिलेबस में तो है नहीं, जेई नीट तक के सिलेबस में नहीं है, जैम में भी नहीं होता है, बीएससी वालों को भी नहीं पढ़ना होता, हाँ मास्टर वालों को पढ़नी होती। तो मैंने बोला चलो लैंथेनाइड्स ही लो। तो आपने लैंथेनाइड्स में क्या देखा कि राइट साइड जाने पर एटॉमिक रेडियस रेगुलर नहीं था, EUY भी एबनॉर्मली लार्ज था। बट अगर आपने सारे एलिमेंट्स को, एटम्स को एक प्रॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3, जो उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे सोडियम का कॉमन स्टेट +1 है, तो लैंथेनाइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, ठीक है, क्योंकि 3B ग्रुप से बिलोंग करता है। क्या बोला मैंने? लैंथेनाइड्स का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +3 होता है। क्यों? क्योंकि वो 3B ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक जनरल कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने सबको डाल दिया, +3 में डाल दिया, तो आपने क्या देखा? ट्रेंड रेगुलर हो गया, राइट साइड डिक्रीज किया। वही मैंने लिखा, पढ़ो कि ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस रेगुलर हो या ना हो, बट ट्रेंड्स ऑफ आयोनिक रेडियाई आर रिलेटिवली, आयोनिक रेडियस का ट्रेंड रिलेटिवली रेगुलर भी है और ज्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट समझते हैं आप? और देन किसकी तुलना में? देन दैट ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड की तुलना में आयोनिक रेडियस के ट्रेंड रेगुलर होते हैं। अभी अभी आपने देख भी लिया। मतलब क्या है, लोगों को समझ में आता है कि जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है वही आयोनिक का ट्रेंड होता है। ऐसा नहीं है, एटॉमिक में उठापटक हो सकता है, बट आयोनिक सामान्य तौर पर उठापटक नहीं होता, वो रेगुलर होता है। सर और अच्छे से एग्जांपल देके बताएं ना। देखो ना, एकदम बड़ा अच्छा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। पहला, सबसे पहला जो उल्टा पुल्टा, एस ब्लॉक में चलो, SN/P ब्लॉक में, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, याद करो, याद है? एबनॉर्मल हो गया था। एल्यूमिनियम को होना चाहिए था छोटा और गैलियम को बड़ा, लेकिन उल्टा हो गया था। लेकिन वहीं पर जब आयोनिक रेडियस ले जाए तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 3A ग्रुप का है, तो Ga3+। अब दोस्त ये बड़ा है, देखो तो कितनी अच्छी चीज मैंने बताई, आयोनिक रेडियस रेगुलर हो गया। दूसरा, SP ब्लॉक में तो बाकी रेगुलर, ऐसे भी S ब्लॉक और P ब्लॉक में तो साइज रेगुलर ही होता है कि एल्यूमिनियम गैलियम ही उल्टा है, बाकी में डिफरेंसेस कम हो या ज्यादा, बट रेगुलर होता है ना जी। डाउन द ग्रुप हमेशा S ब्लॉक P ब्लॉक में बढ़ता है, सिर्फ एल्यूमिनियम गैलियम में उल्टा था। समझिए मेरी बात को, P ब्लॉक में राइट साइड जाने पर, SP ब्लॉक में राइट साइड जाने पर साइज डिक्रीज करता है, रेगुलर डिक्रीज करता है, एक वेंडरवाल है तो उसकी बात छोड़ के। अब D ब्लॉक में आ जाओ, 3D ट्रांजिशन मेटल्स, अच्छे से देखना बढ़िया से, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ध्यान से, आप इनके न्यूट्रल एटम में पढ़े, आप साइज रेगुलर नहीं होता है, मैग्नीज तक डिक्रीज करता है, यहां पे कांस्टेंट हो जाता है, और कॉपर से जिंक बढ़ जाता है। R0 मतलब न्यूट्रल एटम का। अब आप क्या करो, इन सब का M+2 आयंस बनाओ। क्या बना दोगे? M+2 आयंस, मतलब सब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेगुलर हो जाएगा, 4s0 और 3d1 to 10 एकदम रेगुलर हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत इरेगुलर था, क्रोमियम
के पास या कॉपर के पास सब रेगुलर। अब आप लो स्कैंडियम 2+, हालांकि स्कैंडियम 2+ एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब टिटेनियम 2+, प्लस, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, अच्छे से देखोगे, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, कॉपर 2+ और जिंक 2+, ठीक से। अब देखो राइट साइड जाने पर साइज डिक्रीज करेगा, एकदम रेगुलर हो गया, लेकिन हाँ कॉपर 2+ से जिंक 2+ का साइज अभी भी बड़ा है, ठीक है, ये अभी भी बड़ा है। तो देखो कि रेगुलर हो गया, पहले तो बहुत ज्यादा इरेगुलर था, अब बहुत रेगुलर हो गया, कॉपर 2 से जिंक 2+ अभी भी बड़ा है। इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए, बहुत चीज अभी नहीं भी समझोगे, हर कुछ आप ही के स्टैंडर्ड या लेवल की चीजें नहीं होती, लेकिन देखो कितना रेगुलर हो गया। बाकी आपने एफ ब्लॉक को अभी किया, लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज आपने अभी अभी किया कि लेंथेनम बड़ा था, सी, पी आर, एन डी, पीएम, एसएम, लेकिन ईयू सबसे बड़ा नहीं जी, ईयू, जीडी, टीबी ऐसे करके था, और लास्ट में वाईबीएलई आपने इधर की ओर बढ़ा, लेकिन फिर वाईबी भी, तो ये इरेगुलर है। वाइल जब आप R+ लेते हैं तो La3+ एकदम बड़ा, SM3+, EU3+ एकदम रेगुलर हो गया, GD3+ और लास्ट होते होते YB3+ और LU3+। तो मैंने आपको समझाया कि आयोनिक रेडियस का ट्रेंड काफी रेगुलर। अब देखो बहुत अच्छा एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूं, सी, ठीक से देखो, ट्रांजिशन मेटल्स इन ग्रुप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, ट्रांजिशन मेटल्स इन ग्रुप। आपने क्या पढ़ा कि न्यूट्रल एटम में R0 में क्या आपने पढ़ा, 3D से बड़ा होता है 4D और 4D 5D बराबर, क्या सही है? 3D से बड़ा होता है 4D, 4D 5D। एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर से बड़ा है सिल्वर, सिल्वर और गोल्ड बराबर। जिंक से बड़ा है कैडमियम, कैडमियम और मर्क्यूरी बराबर। लेकिन बट जब आप इनका R+ लिखते हैं तो 3D से बड़ा 4D, अब 4D से बड़ा 5D, हां अभी भी थोड़ा क्लोज होता है बट बड़ा होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कॉपर प्लस से बड़ा सिल्वर प्लस, सिल्वर प्लस से बड़ा गोल्ड प्लस, हां करीब करीब बराबर होगा। जिंक 2+ से बड़ा कैडमियम 2+, कैडमियम 2+ से बड़ा मर्क्यूरी 2+, आप समझ पा रहे होंगे। टिटेनियम 4+ से बड़ा जिरकोनियम 4+, और जिरकोनियम 4+ से बड़ा हॉफनियम 4+। हां मानता हूं कि थोड़ा क्लोज होता है, बट पहले तो काफी क्लोज होता है, अब तो थोड़ा मामूली क्लोज होता है। वैनेडियम 5+ से बड़ा नियोबियम 5+, और नियोबियम 5+ से बड़ा टेंटेलम 5+। चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी कि आयोनिक रेडियस का ट्रेंड बहुत रेगुलर होता। कारण क्या है ना, जब आप आयोनिक रेडियस में प्लस चार्ज लाते हैं तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है वो हट जाता, तो मामला शिल्डिंग डील कर लेता है, सेल डील कर लेता है, शिल्डिंग डील कर लेता है। ऐसे समझो बाबूजी पकड़ के कूटते रहते हैं हम लोगों को, तो कुटाई इज अ नॉर्मल प्रोसेस। क्यों नॉर्मल प्रोसेस है? अरे भाई पढ़ाई नहीं की हमने, कोई बदमाशी की, सामने वाले अंकल का शीशा तोड़ा, किसी के घर में पत्थर फेंक दिया, किसी की साइकिल का हवा निकाल दी, पिताजी ने बोला था दूध ले और नहीं लाया, पैसे दिए कुछ और करने के लिए, हम समोसा खा लिए बाजार जाके। तो कुटाई इज अ नॉर्मल थिंग। अब उस कुटाई जो नॉर्मल प्रोसेस है, पोरिंग ऑफ शिल्डिंग एक नॉर्मल प्रोसेस था, तो साइज घटना था, सेल बढ़ने से साइज बढ़ना था, नॉर्मल प्रोसेस था। बट इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने शिल्ड किया। जब हमारी कुटाई चल रही थी तो मम्मी आ गई और लेके अपने आंचल में देके ढक ली, मेरा बच्चा, तब बाबूजी नहीं कूट पा रहे हैं, नॉर्मल प्रोसेस एबनॉर्मल हो गया। अब ये लेयरिंग हट जाए, मम्मी वहां से हट गई, वापस कुटाई चालू, ट्रेंड रेगुलर हो गया। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही मम्मी वाला शिल्डिंग क्रिएट कर रहा है, वो जो भी पुअरिंग था या कुछ था, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसको शिल्ड विल्ड करता है टोटल। तो अगर उसको हमने हटा दिया, छिलके को हटा दिया,
तो अंदर वाला जो कोर है वो साफ साफ सेल के हिसाब से है, ट्रेंड तो सेल पर जाएगा, अगर सेल पर अगर जाने वाला है तो सेल पे जाएगा, और नहीं अगर डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने वाला शील्डिंग पुअर वाला है तो शील्डिंग पुअर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयोनिक रेडियस का ट्रेंड एकदम रेगुलर होता है, करीब करीब, कहीं कहीं पे ही ऐसा है कि नहीं होगा रेगुलर। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछिए, और समझ में आया तो आप मेरे को बताइए कि हाँ अच्छे से क्लियर हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले, मैं अगले एप्लीकेशन पर जा रहा हूं प्रैक्टिस पर, ठीक है, प्लीज जल्दी। जी देखिए, अब हम लोग एप्लीकेशन में प्रैक्टिस में क्या करते हैं, एस एंड पी ब्लॉक को एक साथ लाते हैं, एलिमेंट्स एंड आयंस। ठीक से देखिएगा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओ सॉरी 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 सॉरी, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। डी ब्लॉक है ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। अच्छे से देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटाइन। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में नहीं पढ़नी है। और फिर यहां वेंडरवाल है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, रेडियो एक्टिव। साइज का ट्रेंड क्या है, आराम से देखिए, लेफ्ट हैंड डाउन और लेफ्ट हैंड डाउन। ठीक है, आ जाइए अच्छे से देखिए, बहुत बढ़िया। अब एग्जांपल्स का सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिन एलिमेंट्स के साइज आते हैं जरा लिख भी लिए जाए, 0.99, 1.15, 1.26, 1.25, देखते जाए। जिनके आते हैं आप उनका लिखिए, 1.21, 1.57, 1.96। जिनका आता है हमने लिखा, हालांकि हमने इसका 1.50 और 1.55 से सीखा जाए। आप जरा देखिए, दो एलिमेंट, एक सोडियम और एक एलिमेंट गैलियम, आप क्या देख रहे हैं, इनके पास तो आर वेंडरवॉल है। आप क्या देख रहे हैं, पी ब्लॉक का सबसे बड़ा, ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का सबसे बड़ा एलिमेंट है थैलियम। और ठीक है, वैल्यू याद नहीं है तो कंक्लूजन, पी ब्लॉक का सबसे बड़ा एलिमेंट है थैलियम, और पी ब्लॉक का सबसे बड़ा एलिमेंट जिसके पास की 2 3 4 5 6 सेल है, ये एस ब्लॉक के एक एलिमेंट सोडियम जिसके पास की 3 सेल है से छोटा है। पॉइंट, पी ब्लॉक का सबसे बड़ा एलिमेंट इनर्ट नोबल गैस को छोड़ के एस ब्लॉक के सोडियम से छोटा है। तो एक अच्छा पॉइंट है हम लोगों के लिए। आते जाइए ध्यान से, पहला एग्जांपल हमने क्या बोला, सोडियम बड़ा निकल गया ऑल 3A to 7A एलिमेंट्स से। कितने काम की चीज हमने सिखाई, मतलब एग्जाम्पल में आप लिखोगे कि सोडियम बड़ा है लेड से, जबकि लेड के पास 6 सेल है
और सोडियम के पास 3 सेल है। नहीं, थैलियम से बड़ा तो लेड, लेड तो छोटा है। अब इसी को किसी ने पूछ दिया क्यों, वाई, तो लॉजिक कैसे बोलोगे? बोलोगे कि सोडियम के पास कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसी ने रीजन पूछ दिया, तो नो एनी डी इलेक्ट्रॉन। और लेड के पास 3d10 है, 4d10 है, पुअरिंग वाला शिल्डिंग देखो, 5d10 है, अब +4f14 है, तो कितने? 44, 82, 82 में से आउट ऑफ 82 44 इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग फ्रॉम दोज ऑर्बिटल्स विच आर पुअरली शिल्डेड। आधे से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं जहां पर शिल्डिंग पुअर है। ठीक है, दैट इज मोर देन 50% इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग फ्रॉम पुअरली शिल्डेड ऑर्बिटल्स। अच्छे से समझ में आया होगा, यही लॉजिक दोगे। तो देखो कितना बढ़िया मैंने एग्जांपल दिया। आपसे किसी ने पूछा कि सोडियम और आयोडीन में कौन बड़ा? आयोडीन से सेल ज्यादा लेड में, तो बोलोगे सोडियम बहुत बड़ा आयोडीन से। समझ में आ गया। ये नहीं देखने जाना है कि सोडियम में 3 सेल है और आयोडीन में 5 सेल है। तो कितना जबरदस्त था। आइए सेकेंड एप्लीकेशन अच्छे से देखिए। हमने आपको बोला कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, लेकिन आपको हमने यह भी बोला था बेटा एक्सेप्ट लिथियम, एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? लिथियम को छोड़ के। और यस, ध्यान से, थर्ड पीरियड का सबसे छोटा एलिमेंट है क्लोरीन, क्योंकि राइट साइड साइज घटेगा। तो थर्ड पीरियड का जो सबसे बड़ा है क्लोरीन, यह पीरियड के सबसे बड़ा है, सारे से बड़ा है लिथियम छोड़ के। क्योंकि हमने क्या पढ़ाया था आपको कि इन सब का ये इतना छोटा होता है कि इनका साइज लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम होता है, इससे काफी छोटा। और क्लोरीन का साइज करीब करीब 1 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब हुआ कि रेडियस क्लोरीन का बड़ा है किससे? ऑल सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स से, एक्सेप्ट कौन? लिथियम। आपने क्या देखा? क्लोरीन और लिथियम में लिथियम बड़ा है, क्योंकि ये 1.21 है और ये 0.99। देखो कितने काम का एप्लीकेशन आया। मतलब किसी के दिमाग में अगर आ जाए, किसी से पूछा गया बताओ ना बेरिलियम और क्लोरीन में कौन बड़ा है, तो हो सकता है कोई ऐसे सोचे कि क्लोरीन में सेल ज्यादा है, अब कोई ऐसे सोचे कि बेरिलियम लेफ्ट है क्लोरीन राइट है इसलिए बेरिलियम बड़ा। तो दोनों ने गलत सोचा। जिसने सेल ज्यादा है उसने सही सोच के भी गलत क्यों सोचा? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया सेल तो लेड में भी 6 है और सोडियम में 3 है। तो क्या सेल से सिर्फ साइज डिसाइड होता है? नहीं, तो सिर्फ सेल से डिसाइड नहीं होता। इसीलिए आपने अगर सिर्फ सेल सोचा तो गलत सोचा। और किसी ने अगर यह सोचा कि बेरिलियम लेफ्ट है क्लोरीन राइट है इसलिए बेरिलियम बड़ा, वो तो महागलत है, वो तो आंसर में भी गलत है, लॉजिक में भी गलत है। तो पॉइंट क्या है कि एक्चुअली सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास 2 सेल है। प्रॉब्लम ये नहीं है, पॉइंट ये है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स एक्सेसिवली स्मॉल होते क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल खाली नहीं होता, डी होता ही नहीं है। तो वैकेंट डी है नहीं है तो स्पेस नहीं है डी का स्पेस नहीं है तो बहुत छोटा वो। तो एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड आर एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, एक लिथियम है जो काफी बड़ा है और वो एक्चुअली क्लोरीन से बड़ा है, क्लोरीन से भी बड़ा है। ठीक है, तो चलो ये 2 एप्लीकेशन यहां पर हमने मजेदार किया। अब यहां पे आता हूं मैं और इधर लिखता हूं एग्जांपल्स को मैं। तीसरा नंबर एग्जांपल, ठीक से, अगर मैं अब एग्जांपल पर एग्जांपल लूं, अगर मैं बोलूं कि गैलियम से ब्रोमीन, ध्यान से अच्छे से देखो, चलो मैं ऐसे बोलूं कि फास्फोरस और सेलेनियम में कौन बड़ा? ठीक है, तो फिर 2 बात, कोई बोलेगा सेलेनियम के पास सेल ज्यादा है, कोई बोलेगा फास्फोरस लेफ्ट है, तो सेल ज्यादा इसलिए बड़ा, लेफ्ट है ये बड़ा। मैं अब आपको समझाता हूं। डायगोनल एलिमेंट्स में जो नीचे के तरफ होगा वो बड़ा होगा, जस्ट डायगोनल। ठीक है, क्या बोला हमने? डायगोनल एलिमेंट्स डाउनवर्ड, नीचे वाला, ऑफ एडजेसेंट ग्रुप इज ऑलवेज लार्जर। सॉरी, देखो मैं क्या बोल रहा हूं।
जब भी आप डायगोनल एलिमेंट्स लेंगे वो हमेशा बड़ा होगा, लेकिन एडजेसेंट बगल के ग्रुप का, मतलब फास्फोरस से बड़ा होगा सेलेनियम, ध्यान से, टीन से बड़ा होगा बिस्मथ, समझ रहे हैं आप, आर्सेनिक से बड़ा होगा टेल्यूरियम, समझ रहे हैं आप, सोडियम से बड़ा होगा कैल्शियम, समझ रहे हैं आप, लिथियम से बड़ा होगा मैग्नीशियम, समझ रहे हैं आप, बोरॉन से बड़ा है सिलिकॉन, समझ रहे हैं आप, सिलिकॉन से बड़ा है आर्सेनिक, समझ रहे हैं आप, सल्फर से बड़ा है ब्रोमाइन, सेलेनियम से बड़ा है आयोडीन। क्लियर हो गया होगा आपका। तो हमने बोला कि डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा बड़ा होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो डाउनवर्ड नीचे वाला होता है वो हमेशा बड़ा होता है, लेकिन वो एडजेसेंट ग्रुप से, बगल वाले ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। एग्जांपल, फास्फोरस से बड़ा सेलेनियम, एग्जांपल सल्फर से बड़ा ब्रोमीन, एग्जांपल देखते जाओगे, सेलेनियम से बड़ा आयोडीन, एग्जांपल लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, एग्जांपल ठीक से देखते जाओ, सोडियम से बड़ा कैल्शियम, ध्यान से देखते जाओ, एग्जांपल टीन से बड़ा बिस्मथ, देखते जाओ, एग्जांपल पोटेशियम से बड़ा स्ट्रोंसियम, एग्जांपल रबिडियम से बड़ा बैरियम। गलत है गधों, गलत है। हमने पढ़ाया हुआ है कि पोटेशियम सारे 2A ग्रुप से बड़ा है, समझे? पोटेशियम सारे 2A ग्रुप से बड़ा है, इसीलिए क्या होगा, पोटेशियम स्ट्रोंसियम में कौन बड़ा? पोटेशियम बड़ा। और रबिडियम बैरियम में कौन बड़ा? रबिडियम बड़ा। क्यों? क्योंकि रबिडियम तो पोटेशियम से भी बड़ा है। समझ में आई होंगी चीजें, क्लियर हो गया होगा आपका। तो डायगोनल एलिमेंट्स। अब आ जाओ, एक एग्जांपल और, बड़ा मजेदार एग्जांपल लिया, एल्यूमिनियम जर्मेनियम, कौन बड़ा? डायगोनल। फिर गलत, महागलत। अरे कमीनों, गधों, बेवकूफों, निकम्मों, ये लेफ्ट बढ़ेगा साइज रे। देख, ये देख, ये लेफ्ट बढ़ेगा। एल्यूमिनियम गैलियम में उल्टा हुआ है, तो गधों, जर्मेनियम से बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जर्मेनियम में कौन बड़ा? कौन बड़ा? एल्यूमिनियम ने बड़ा रे जर्मेनियम से। समझ में आया? डायगोनल यहां नहीं लगा सकते थे क्योंकि इसमें लेफ्ट बढ़ रहा है, अब लेफ्ट तो सब में बढ़ रहा है लेकिन इसमें अप बढ़ता है, इसीलिए जर्मेनियम से बड़ा गैलियम और गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम जर्मेनियम में कौन बड़ा? एल्यूमिनियम। कितना शानदार एग्जांपल था। क्या आपका क्लियर हुआ अच्छे से यहां तक की चीजें? बताइए जल्दी से और क्लिक भी कीजिए। तीन नंबर एग्जांपल, ठीक है। चलिए अब मैं चौथा एग्जांपल लेता हूं, आ जाए आप यहां, बने रहे वीडियो पर। चौथा एग्जांपल मैं ऐसे ले रहा हूं, जरा देखोगे, आर्सेनिक, आयोडीन, टिन, इसको सॉल्व करना है। ठीक से देखिए आप, आर्सेनिक इज हेयर पे, और ठीक से देखो, आर्सेनिक आयोडीन छोड़ दो, चलो टेल्यूरियम लेता हूं, टेल्यूरियम एंड टिन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम एंड टिन। ठीक है, थोड़ा अच्छा ही एग्जांपल है, कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत सिंपल है। अब देखो, आर्सेनिक से डायगोनल बड़ा होगा टेल्यूरियम, और टेल्यूरियम से लेफ्ट आने पर टिन बड़ा होगा, इसलिए सबसे बड़ा तीनों में कौन आ गया? टिन, एसएन के बाद टेल्यूरियम, फिर आर्सेनिक। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ब्रोमीन, एल्यूमिनियम यहां है और ब्रोमीन वहां, डायगोनल वाला नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि डायगोनल में हमने बोला जस्ट डायगोनल, वो काफी दूर है। बट ब्रोमीन से गैलियम बढ़ा और गैलियम से एल्यूमिनियम बढ़ गया, इसलिए फाइनली कौन बड़ा हो गया? एल्यूमिनियम और ब्रोमीन में एल्यूमिनियम ग्रेटर देन ब्रोमीन। नेक्स्ट एग्जांपल चलो, अगर मैं लेता हूं, ठीक से देखते जाओ, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं बोरॉन, क्लोरीन, ध्यान से देखोगे, सल्फर और एल्यूमिनियम। ठीक से देखो, बोरॉन, क्लोरीन, सल्फर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो लेफ्ट है तो सबसे बड़ा, बोरॉन सेकंड पीरियड का सबसे छोटा, और क्लोरीन सल्फर में लेफ्ट बढ़ेगा तो सल्फर बड़ा होगा।
और उससे छोटा होगा क्लोरीन। तो सबसे बड़ा कौन आया? एल्यूमिनियम, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, और सबसे छोटा बोरॉन। एल्यूमिनियम, सल्फर, क्लोरीन, बोरॉन। अच्छे से समझ, एकदम नजरें जमाए रखे, सेकंड भर के लिए नजर नहीं हटनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ। अगर मैं बोलूं लिथियम और मैग्नीशियम, बोलोगे सर डायगोनल एलिमेंट है। ठीक से देखोगे, लिथियम से बड़ा होगा मैग्नीशियम। गुड। अगर मैं बोलूं कि Li पर प्लस और Mg पर 2+, अब आप बोलोगे कि सर भले ही Mg बड़ा था, आयोनिक रेडियस में हमने पढ़ाया भी था, भले ही Mg बड़ा है बट एक सेल बड़ा है, बट इस पर एक एक्स्ट्रा प्लस आया इसलिए ये छोटा हो जाएगा। अब रिलेशन उल्टा हो जाएगा और ये करीब करीब बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इक्विवेलेंट रेडियस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। Li से बड़ा है Mg, बट इस पर डबल प्लस आने के कारण और एक सेल के डिफरेंस के कारण अब ये छोटा हो गया, फिर भी दोनों बहुत क्लोज होता है। 9। सोडियम और कैल्शियम में मैं पूछूं तो बोलोगे सर डायगोनल एलिमेंट है, सोडियम से बड़ा कैल्शियम। अब मैं बोलूं कि Na पर प्लस ले लो और Ca पर 2+, तो बोलोगे फिर वही बात, सर ये जरूर बड़ा था एक सेल से, बट इस पर 2+ आया है, इसलिए सर Na+ बड़ा होगा Ca2+ से। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं, अगला एग्जांपल ले लो कि पोटेशियम और बैरियम में कौन बड़ा, तो बोलोगे सर पोटेशियम और बैरियम में तो पोटेशियम बड़ा, क्योंकि आपने सिखाया है पोटेशियम सारे 2a से बड़ा। तो मैं बोलूं कि K पर प्लस और Ba पर 2+ लूं तब कौन बड़ा, तो बोलोगे सर K तो ऐसे ही बड़ा था Ba से, अब इस पर आपने एक ही प्लस डाला, इस पर 2+ डाला, ये और छोटा हो जाएगा। K+ अगर यहां बड़ा है तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। आपको ये समझ में आया होगा। अगर मैं आपसे अगला एप्लीकेशन पूछूं, देखते जाओ देखते जाओ, नेक्स्ट एप्लीकेशन पूछूं, ध्यान से देखो, Na+, Mg2+, Al++, ये आ जाए, फिर मैं ले लूं F-, O-, नियॉन। तो आप बोलोगे कि सर ये सारे के सारे में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सर सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो सर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स में आपने सिखाया है कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल Z, इसीलिए सर साइज में जो सबसे बड़ा होगा, जिसका Z कम होगा, मतलब ऑक्साइड, फिर फ्लोराइड 8, 9, और नियॉन सर आपने सिखाया था यहां नहीं होगा, नियॉन यहां होगा। आर वेंडरवाल के कारण आपने सर बताया था 1.6 एंगस्ट्रॉम है, जबकि ऑक्साइड का साइज 1.48 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। और अब सर यहां पे लगातार Na पर प्लस 11, फिर Mg2+, 12, और फिर Al++, 13। चलो नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल दूं कि अगर मैं यहीं पर ये ले लूं, ऑक्साइड की जगह सल्फाइड और फ्लोराइड की जगह क्लोराइड, नियॉन की जगह आर्गन, यहां पर Na+ की जगह K+, Mg2+ और Ga3+, सॉरी Ca होगा। फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स लिया है हमने, आराम से बने रहे। तो आप बोलोगे कि सर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल Z, इधर साइज बढ़ेगा, Z उधर कम हो रहा है, इंक्रीजेज। लेकिन इस बार सर आर्गन यहीं रह जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे कि आगे कर देंगे, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था प्रैक्टिकली आर्गन वहीं रह जाता, बट नियॉन वाले में नियॉन सबसे आगे शिफ्ट करता। बहुत अमेजिंग एग्जांपल था, ये हमने क्लियर किया था कि नियॉन प्रैक्टिकली बड़ा है, बट ऐसा। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल, अगर मैं आपको लूं K+ एंड F-, हमने आपको करवाया था K+ थर्ड लार्जेस्ट कैटायन है पीरियोडिक टेबल का, थर्ड लार्जेस्ट कैटायन है पीरियोडिक टेबल का, और F- स्मॉलेस्ट एनायन है, स्मॉलेस्ट एनायन है पीरियोडिक टेबल का, हमने आपको करवाया है। बावजूद इसके K+ से बड़ा निकल गया था ये F-, क्योंकि एनायंस काफी बड़े होते हैं, 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.37 एंगस्ट्रॉम। और हमने बोला था इस तरह से आप आंख बंद करके ये काम करें कि Rb+ और CS+, जो K+ से बड़ा है, उन दोनों को थोड़ा सा सोचिए समझिए, बड़ा होगा कि छोटा। बाकी सारे केसेस में एनायन हमेशा बड़ा कैटायंस। हमने क्या बोला था? एनायंस हमेशा बड़ा कैटायंस से इन जनरल। लेकिन हमने बार बार आपको बोला कि CS+ और Rb+ थोड़े बड़े होते हैं, तो उसके केस में एग्जांपल को सोचना समझना पड़ेगा कि एनायन बड़ा होगा कि नहीं कैटायन से।
ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए और दो चार एग्जांपल, पांच, चूंकि ये मिटा नहीं पाए तो इसमें रखेंगे, आप इसको कवर कीजिए, थोड़ा सा लीजिए और दो चार पांच मजेदार एग्जांपल लेकर के तुरंत सेशन को हम लोग ड्रॉप करेंगे प्लीज। अगर मैं लूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, इतने सारे एलिमेंट्स, कौन बड़ा? लेफ्ट एंड डाउन पोटेशियम। अब बारी है सोडियम कैल्शियम में, कैल्शियम। अब बारी है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में, लेफ्ट सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर लेफ्ट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। एल्यूमिनियम और लिथियम एक अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, तो हमने पढ़ाया हुआ है 1.26 और 1.21। अगर इनके मैं कैटायंस बना दूं, Li पर प्लस, Na पर प्लस, K पर प्लस, Be पर 2 प्लस, Mg पर 2 प्लस, Ca पर 2 प्लस, B पर ट्रिपल प्लस, Al पर ट्रिपल प्लस, तो अभी भी जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो छोटे होंगे, कम पॉजिटिव चार्ज वाले बड़े होंगे, तो अभी भी K प्लस, K प्लस के बाद Na प्लस या Ca2 प्लस, सर उल्टा हो जाएगा, Na प्लस, Ca2 प्लस के बाद ध्यान देखें, Ca2 प्लस और अब एक प्लस है वहां, Li प्लस या Ca2 प्लस, तो दो सेल का अंतर है, इस बार Ca2 प्लस Li प्लस दिया। मैंने बोला कि लिथियम से काफी बड़ा है कैल्शियम, इसीलिए Li प्लस से बड़ा ही रह जाएगा Ca2 प्लस, क्योंकि दो सेल का डिफरेंस था, Li प्लस से बड़ा ही रह जाएगा Ca2 प्लस। अब इसके बाद आ जाइए, Mg2 प्लस तो करीब करीब बराबर, आपने पहले पढ़ा भी। अब Al ट्रिपल प्लस और तब B डबल प्लस, तब B ट्रिपल प्लस, यह भी हमने पढ़ाया, आपको पहले पढ़ाया था, रिपीट कर रहा हूं, यह भी एक अच्छा एग्जांपल था सीखने लायक। क्या? एल्यूमिनियम बड़ा है बेरिलियम से, क्योंकि ये सेकंड पीरियड है तो छोटा होगा, एंड साथ में सरप्राइजिंगली हमने पढ़ाया था कि Al ट्रिपल प्लस भी बड़ा था, और यह भी हमने बोला काफी इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम भी बड़ा बेरिलियम से, और Al पर 3 प्लस के बावजूद Al ट्रिपल प्लस बड़ा बेरिलियम 2 प्लस से। तो कैटायंस की दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट आ जाइए, अगर मैं बोलूं कोई भी एग्जाम्पल उठाऊं ऐसे, ध्यान से देखो, Rb प्लस Br माइनस, कैटायन एनायन में पहले ये चेक कर लो कहीं आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं, तो है 36 36, तो जब आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हो तो साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल Z, मतलब Rb प्लस से बड़ा होगा Br, क्योंकि ये 35 है, ये 37, 35 है, 37। अगर मैं एग्जांपल लूं, आराम से देखो, ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन बड़ा? बोलोगे सर मजाक क्यों कर रहे हो, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, तो सर बड़ा होगा Cl। अब अगर मैं बोलूं कि बेटा O पर डबल माइनस ले ले और Cl पर माइनस, अब कौन बड़ा? आप बोलोगे सर पॉजिटिव चार्ज 2 आ जाए तो छोटा हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज 2 आ जाए तो बड़ा हो जाएगा। मैं बोलूंगा नहीं, एनायन में ट्रेंड एटम जैसा ही लेना चाहिए, जो एनायन का ट्रेंड होगा वो पैरेलल लो एटॉमिक ट्रेंड के, तभी आपका कल्याण होगा। नहीं समझे? फिर से बोल रहा हूं, कैटायन में वो कॉन्सेप्ट ठीक है, बट सिंपली एनायन में जो एटम का ट्रेंड होगा ना, वही एनायन का ट्रेंड यूजुअली आपके सिलेबस में काम निकल जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दूसरे एग्जांपल से रिपीट करता हूं, देखो एटम का ट्रेंड जो है, जब उसका करस्पॉन्डिंग एनायन बनाओगे तो यूजुअली वही ट्रेंड रह जाएगा। मतलब क्या हो गया? O बड़ा है, O से बड़ा Cl, O डबल माइनस से बड़ा Cl माइनस, देख लो 1.8 एंगस्ट्रॉम और 1.48 एंगस्ट्रॉम, पता चल गया होगा। सर और एक एग्जांपल दे दीजिए ना, नाइट्रोजन और आयोडीन में कौन बड़ा? मजाक थोड़ी ना, सेकंड पीरियड छोटा है, आयोडीन बड़ा। तो अब एक काम करो, नाइट्रोजन पर 3 माइनस डाल दो और आयोडीन पर 1 माइनस, तो क्या 3 माइनस बड़ा? ऐसा हो जाएगा। मैंने क्या सिखाया अभी आपको? एनायन एटम में वही ट्रेंड रख दो। अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर मैं बोलूं, आराम से ठीक से देखो, अगर मैं बोलूं आपको कि
फास्फोरस पर 3 माइनस, सल्फर पर 2 माइनस, Cl माइनस, और कुछ एग्जांपल आराम से देख लो, स्कैंडियम पर 3 प्लस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं 18 18 18, 21 माइनस 3 आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या लगा दोगे? साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल Z, तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा P ट्रिपल माइनस, फिर S डबल माइनस, Cl माइनस, Sc ट्रिपल प्लस। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स किए भी। अब आपको भी प्रैक्टिस करना है, सिर्फ अकेले मेरे प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? अब आपके पास मैंने आपको बताया हुआ है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए जो मेरे डीपीपीज और असाइनमेंट मॉड्यूल्स के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिलेंगे आपको। उसके अलावे जो प्रैक्टिस करनी है उसके लिए हमने एक बुक आपको सजेस्ट किया हुआ, वीके जायसवाल की प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों की बुक आती है, बट हमने मेडिकल वालों को भी वही इंजीनियरिंग की बुक ही बोला है। दो वजह है, एक उसी इंजीनियरिंग की बुक से मोस्टली क्वेश्चंस निकले हुए हैं मेडिकल वालों के लिए, दूसरा मैं एक साथ कोई एक ही बुक को कवर कर पाऊंगा, ठीक है? और तीसरी बात, यदि मेडिकल वाले को कोई चीज नहीं पढ़ना होगा या कम पढ़ना होगा तो मैं लिटरली बता दूंगा कि ये वाला एक्सरसाइज मेडिकल वाले सॉल्व ना करें, इतने से इतने नंबर का मेडिकल वाले सॉल्व ना करें, बट बुक सभी को एक कॉमन बनाना है। तो आप जब वीके जायसवाल की बुक वो प्रॉब्लम्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पहला चैप्टर पलटेंगे तो पेज 1 से आप बनाना सॉल्व करेंगे, और आप आंख बंद करके अब आपके लिए जो अगले लेक्चर एटॉमिक साइज ये कंप्लीट हो गया, तो जो आपका पहला होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1 से आप शुरू करें, और सारा पीरियोडिक टेबल का बेसिक्स वाला, पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है क्वेश्चन, वो करने के बाद एटॉमिक साइज टॉपिक स्टार्ट हुआ, एटॉमिक साइज तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर जाए। करीब करीब आई थिंक मेरे को लगता है 70-75 क्वेश्चंस होंगे, वहां तक के क्लियर कर ले, ठीक है? उसमें जो आंसर्स हैं वो मैच करके, जो डाउट्स हैं वो आप अपने एप्लीकेशंस पर डाल दें, एप्लीकेशंस के थ्रू पूछ लें। मेरे से अगर कोई कांटेक्ट से आप कर सकते हैं, किसी व्हाट्सएप से कनेक्टेड है तो वहां से पूछ लें, बट वो करना। और मैं आपके एप्लीकेशन में अपने तरफ से एटॉमिक साइज के क्वेश्चंस, अपने मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में या जेपीजी फॉर्म में पोस्ट करने जा रहा हूं, वो मैं डाल दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है, फिर उसका आंसर भी मैं रिलीज करूंगा। तो दोस्तों, इस तरीके से उम्मीद है आपने एटॉमिक साइज को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। हमने बहुत बेसिक लेवल से कवर करने की कोशिश की है, काफी डिटेल में अच्छे से हमने कवर किया है। उम्मीद है आपका बड़ा अच्छा गया होगा सेशन। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए गूगल रिव्यूज करें, कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक को गूगल पे ओपन करें, एकदम गूगल पे जाएं और कुमार मनोज मैजिकल इनऑर्गेनिक सर्च करें, आपको मिल जाएगा। और हम चाहेंगे कि आपको जो कुछ भी हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो कुछ फील करते हैं, आप गूगल रिव्यू उस पर डालें। शायद हर किसी को लगता है कि मैं 5 स्टार रेटिंग डिजर्व करता हूं, तो हो सकता है मुझे भी लगता हो, बट बावजूद इसके बोलूंगा कि जरूरी नहीं कि मैं 5 स्टार, 4 स्टार भी डिजर्व कर सकता हूं, 3, 1, 2 भी डिजर्व कर सकता हूं। डिपेंड करता है कि आपकी समझ कितनी है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि मैं आपको ऐप में भी ये चीजें लिख के दूंगा, बट आप गूगल रिव्यूज पे जाकर के रिव्यू करें, ताकि लोग जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर्च करें तो अगर मैं सही पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो लोगों तक मैं पहुंच पाऊं। क्योंकि अब डिजिटल समय है और हम लोगों ने बहुत कम समय डिजिटल चीजों पर गुजारा है, मोस्टली ऑफलाइन क्लासेस में ही सर्व किया है बच्चों को, ठीक है? तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी के बवाल लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।